अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, जिस पर बात करने जा रहे हैं, वो है सर्कुलर मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है, ठीक है ना, जैसे कि हमने इससे पहले भी चार्जेड पार्टिकल को देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा था, तो उस पर एक फोर्स होता है। अगर एक चार्जेड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसका मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन कैसे हो सकता है। यानी एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब डाल दिया जाए तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे कंटिन्यूसली चेंज हो सकती है इस तरह से कि उसका मोशन सर्कुलर बन जाए। ये टॉपिक हम क्यों करने जा रहे हैं, बेसिकली अगर हम देखें तो सिलेबस के हवाले से ये कहीं पर हमें सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमें समझना ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पास एक टॉपिक आएगा आगे जिसको हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इसलिए हम साइक्लोट्रॉन को पढ़ने से पहले, समझने से पहले इस चीज़ को समझेंगे। आप मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड मैं इस तरह से क्रॉस मार्क से डिनोट करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। और क्रॉस मार्क्स का आपको मतलब पता है कि अगर मैं इस बोर्ड पर इस तरह से क्रॉस मार्क्स डाल देता हूं, इसका मतलब होता है कि जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सरफेस। यानी जिस सरफेस पर मैंने ये क्रॉस मार्कर्स डाल दिए हैं, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है इस सरफेस के। यानी कि इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यहां पर इस तरह से, ऐसे। तो ये क्रॉस मार्क इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस परपेंडिकुलर। अगर आप मेरी उंगलियों को मान लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है 2 मिनट के लिए, तो ये इस तरह से है, ये इस तरह से लाइंस जा रही हैं, ये ऐसे जा रही हैं, ये ऐसे जा रही हैं। यानी जो ये लाइंस जा रही हैं, ऑल दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड और प्लेन ऑफ दिस सरफेस। जब आप इसको पेपर पर बनाएंगे तो उसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, these are what? These are perpendicular to the plane of this board और plane of this surface। अब मान लीजिए कि हमने एक पार्टिकल जो है, चार्ज्ड पार्टिकल, वो यहां पर आ गया और वो इस तरह से मूव कर रहा है, लाइक दिस। तो ये इसकी वेलोसिटी है, मान लीजिए इस पॉइंट पर। तो अगर ये इसकी वेलोसिटी है, मैं इस वेलोसिटी को इस तरह के v यानी स्मॉल v जिसे हम लिखते हैं, एक इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी, ये कहां जा रहा है आप देख रहे हैं। अगर इस तरह से मानेंगे हम अगर हम इस तरह से मानेंगे कि ये पार्टिकल जो है ये अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस पर है, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो या इस प्लेन पर है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप यहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, मान लीजिए ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, क्यू इसका चार्ज है, और अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें ये पता लगाने के लिए कि इस चार्ज पर, यानी ये जो चार्ज यहां पर है, इस पर जो फोर्स होगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। पहले ये वो समझाइए कि ये समझ लीजिए कि इस पर कोई ना कोई फोर्स होगा, क्योंकि आप पहले ही जान चुके हैं, आप लोरेंट्ज़ फोर्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, वहां हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, तो उस पर एक फोर्स होता है और वो फोर्स होता है क्यू वी बी इंटू साइन थीटा। अब वो क्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। वी क्या है? वेलोसिटी विद विच द चार्ज इज मूविंग। बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है ना, उसकी स्ट्रेंथ है बी। एंड साइन थीटा, इट इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो हम इसको इस तरह से लिखते थे, V क्रॉस B, ठीक है ना। ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाए।
अब आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो Q है, उसका चार्ज प्लस Q है और वो मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। अब अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें ये पता लगाने के लिए कि इस चार्जेड पार्टिकल पर फोर्स कहां से है, उसकी डायरेक्शन क्या है, यानी इस एफ की डायरेक्शन क्या है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आपको पता लगेगा। तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं, आप फर्स्ट 2 फिंगर्स एंड द थंब इस तरह से खोलते हैं लेफ्ट हैंड का कि वहां पर ये तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। इस तरीके से आप ये पहली 2 उंगलियां और थंब खोलते हैं। फिर आप फर्स्ट फिंगर को कहां रखते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब आपका फील्ड कहां है, वो तो इस तरह से है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड हर एक पॉइंट पर, तो हम इस फर्स्ट फिंगर को रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मिडिल फिंगर को हम रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। मोशन कहां से हो रही है, वो ऊपर की तरफ हो रही है। तो थंब किस तरफ गया, थंब इस तरफ गया, ठीक है ना। तो इसी तरफ इसी डायरेक्शन में इस पार्टिकल पर फोर्स एग्जर्ट होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसका मतलब ये हुआ ये चार्जेड पार्टिकल जो है ये यहां से जाने की टेंडेंसी, ये यहां से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि ये एक मैग्नेटिक फील्ड में था तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक इस पर जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, लिहाजा ये पार्टिकल यहां नहीं जाएगा, थोड़ा सा मुड़ के जाएगा इस तरह से। क्यों, क्योंकि जब यहां से इसको फोर्स मिलेगा इस तरफ, जैसे मैं पेन से दिखा रहा हूं फॉर एग्जांपल, जैसे इस पर फोर्स इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स जो है ये इस पार्टिकल को सीधे जाने ही नहीं देगा, बल्कि इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब जैसे ये पार्टिकल यहां पर पहुंचा, यहां पर अगर हम फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, ठीक है, तो यहां पर अगर हम फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो क्या होगा, हम देखेंगे कि इस पार्टिकल की यहां पर डायरेक्शन ये है, एक्चुअल डायरेक्शन ये, मगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने पर हमें मिलेगा कि इस पर अब यहां पर जो फोर्स है वो इस तरफ है। कैसे, फिर से देख लीजिए, ये फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इस तरफ से, ये मिडिल फिंगर in the direction of force, in the direction of velocity of the particle, मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में रहेगी, फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में रहेगी। अब थंब कहाँ गया, इस तरफ, तो नतीजा इस पार्टिकल पर फिर से क्या फोर्स होगा, इस तरफ होगा। यानी पार्टिकल जाना चाह रहा था यहां से, लेकिन यहां से एक फोर्स आ गया इस पर, इतना फोर्स, तो क्यू वी बी साइन थीटा, तो वो फोर्स इस तरफ आ गया और उसने इसको यहां से नहीं जाने दिया, बल्कि इसकी डायरेक्शन को फिर से चेंज किया और नतीजा इसको मुड़ाया और यहां तक पहुंचाया। अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में सीधा, लेकिन यहां से एक फोर्स आएगा फिर से, ये वाला फोर्स, और वो इसको यहां से नहीं जाने देगा, बल्कि फिर इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा और यहां इसको पहुंचाएगा। अब यहां पर इसको कहां से जाना चाहिए था, यहां से, ठीक है ना, सीधा, ठीक है, लेकिन यहां से फोर्स आएगा ये एफ और वो इसको यहां से मुड़ाएगा। नतीजा ये कि ये पार्टिकल जो है कहीं पर भी सीधा जाने के बजाय एक सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करेगा। और अगर आप देख रहे हैं कि ये फोर्स जो है ये हर एक पॉइंट पर इस पार्टिकल पर इस तरफ आ रहा है, यानी इसको सीधा जाने के बजाय इसको एक कर्व्ड पाथ पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और हर एक पॉइंट पर इस फोर्स की डायरेक्शन होती है इस कर्व के सेंटर की ओर। तो लिहाजा आप देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर इस फोर्स की जो डायरेक्शन है, आप देखेंगे कि यहां पर क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या थी, यहां पर अलोंग दिस टेंजेंट, लेकिन फोर्स इस तरफ आ गया। तो ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये है इस वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, मगर फोर्स जो है वो इस तरफ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स इस पॉइंट पर है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ये, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ये, और फोर्स किस तरफ है, इस तरफ, तो ये फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, लेकिन फोर्स किस तरफ है, इस तरफ, ये फिर से है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ होगी, मगर फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ, फिर से है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
तो ये फोर्स लगातार किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन या वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हर एक पॉइंट पर ये फोर्स है। आप जानते हैं क्लास 11th में आपने पढ़ा है, जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो और कोई फोर्स उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो, तो वो फोर्स उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है और वो फोर्स ऐसे पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाता है, मूव करवाता है, वो उसको सर्कुलर मोशन दे देता है। मैं फिर से बताऊंगा, अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल हो, अगर कोई फोर्स हो और वो परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो वो फोर्स जो है वो पार्टिकल की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करवाता है और उस पार्टिकल के लिए वो एक सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करता है, यानी वो फोर्स उस पार्टिकल के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। लिहाजा ये जो फोर्स है Q V B sin थीटा, ये इस पार्टिकल के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा और ये इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में डाल देगा। अब आप समझते हैं कि जब हम किसी पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अगर वो पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस पर कितना फोर्स होता है, Q V B sin थीटा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से अरेंज करें और पार्टिकल को इस तरह से मूव करवाएं, तो हो सकता है कि वो फोर्स जो है उस पर पार्टिकल पर लागू हो जाए, वो फोर्स जो एक्सपीरियंस हो जाए इस पार्टिकल पर, हो सकता है कि ये फोर्स उस पार्टिकल के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बने। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैसे अरेंज किया है और हम पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सी रख रहे हैं, कहां से रख रहे हैं। तो हमें वो ऐसा इन दोनों चीजों को करना पड़ेगा ताकि फोर्स जो है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर हो टू द वेलोसिटी, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब ऐसा हो कि फोर्स जब इस तरह से बने कि वो परपेंडिकुलर रहे टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो फोर्स तो मैग्नीट्यूड में इतना होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा ही रहेगी फिर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो होगा क्या इसका नतीजा, इसका नतीजा ये होगा कि ये फोर्स जो है ये पार्टिकल को घुमाएगा एक सर्कुलर पाथ में, ये इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। अब जरा आगे देखते हैं, अगर ये पार्टिकल है तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा। मान लीजिए इस पार्टिकल की मास है m, तो आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, m शाबाश v स्क्वायर डिवाइड बाय r। मान लीजिए इस पाथ का रेडियस है r, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv स्क्वायर बाय r। लेकिन कौन सा फोर्स बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दरअसल कौन सा फोर्स था, ये था Q V B साइन ऑफ थीटा, ये वाला फोर्स बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है भाई तो ये वाला फोर्स बन गया, तो मैं लिखूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, इट इज एक्चुअली Q V B साइन थीटा। दिस फोर्स this force has played the role of centripetal force for the particle। यही फोर्स बन गया, यही फोर्स बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स इस पार्टिकल के लिए। बट व्हाट इज दिस एंगल थीटा, ये थीटा एंगल जो है ये क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन v एंड v। अब v यहां से है, b इस तरह से है, तो हर एक पॉइंट पर v और v परपेंडिकुलर होंगे। अगर यहां पर देखेंगे, यहां पर भी ये देखिए, ये है आपका b, जिस तरह मैं पेन रखूंगा, और ये वेलोसिटी वेक्टर 90 हो गया। ये यहाँ पर है b, जैसे मैंने पेन रखा हुआ, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो ये भी 90। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पर v एंड b पर जो फोर्स होगा, कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता ही है v एंड b पर के दरमियान जो ये थीटा एंगल है यहाँ पर 90 ही होगा हर एक पॉइंट पर, तो साइन 91 होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा v स्क्वायर डिवाइड बाई r इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है ना। ना ये एक v इसके साथ यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर मिलेगा ये v इज इक्वल टू, ये एम आर में यहां ले जाऊंगा, ये बनेगा क्यू बी आर डिवाइड बाई एम। ये आपने देखा कि ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पर देखना चाहें कि ये q इस पार्टिकल के लिए चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि कहीं पर मूव करने से कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करे, ये Q का वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा। जो आपने मैग्नेटिक फील्ड रखा उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी।
हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक ही होगा। मास ऑफ द पार्टिकल जो है वो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है फिलहाल के लिए। तो यहां आप देख सकते हैं कि अगर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस ज्यादा हो, बढ़ जाए, ठीक है ना, तो वेलोसिटी जो है उस पार्टिकल की बढ़ेगी। इस पर हम आगे बात करेंगे जब हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखेंगे अगर ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो इस सर्कुलर पाथ में इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ये आपने नोट किया होगा। तो मैं इसको अब रब करूंगा ये पहले एक दो स्टेप्स को, ताकि यहाँ पर मुझे जगह मिले। तो आप जानते हैं कि जो इसकी एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा, आप जानते हैं दैट इज 2 पाई डिवाइड बाई टी। अब ये 2 पाई डिवाइड बाई टी, ठीक है ना, ये टी क्या होता है आप बताइए? टाइम पीरियड, यानी जो इसको टाइम लगा टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। एक सर्कुलर पाथ या एक बार सर्कुलर पाथ में मूव करने से सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करने में जो इसको टाइम लगा, यानी एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करने में जो इसको टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड, और उसको हमने कैपिटल टी से डिनोट किया, ठीक है कि नहीं। अब अगर मान के चले ये जो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ अगर इसका सरकमफेरेंस कितना होगा अब बताइए? इसका सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर, ठीक है ना। तो अगर हम टाइम देखें कि कितना आएगा, टाइम किसके बराबर होता है? आप जानते हैं टी होता है एस डिवाइड बाई वी, यानी जो इसकी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की वो कितनी है? दैट इज 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, जो इसकी वेलोसिटी रही, ये स्पीड रही। अब स्पीड इसकी क्या है? वी, दिस इज टी, बिकॉज यू नो दैट टी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई वी, ठीक है, मैंने वही अप्लाई किया यहाँ पर। सो आप अब देख सकते हैं कि इसको डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हो गई? 2 पाई आर, उसको स्पीड से डिवाइड कीजिए तो v से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा? जो इसको टाइम लगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो इसमें v की एक्सप्रेशन हमने निकाली थी, अभी हमने v की एक्सप्रेशन जो निकाली वो क्या थी? अभी दिखा ना आपने, एम वी स्क्वायर, शाबाश, एम वी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर आ गया? क्यू वी भी। फिर मैंने क्या किया? ये और ये मैंने कैंसिल किया, तो v किसके बराबर मुझे आ गया? क्यू वी आर डिवाइड बाई एम। तो अब आपका v किसके बराबर आ गया है? शाबाश, अभी हमने जो देखा क्यू वी आर डिवाइड बाई एम, ये आपका v था। अगर 1 बाई वी लिखेंगे तो 1 बाई वी किसके बराबर आएगा? वो आएगा m डिवाइड बाई क्यू बी आर, ये 1 बाई वी है। अब यहां पर जरा t को सब्स्टिट्यूट, t इस वाली इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं यहां से लिख लेता हूं, देख लीजिए, ये t मैं t ही लिखूंगा, ठीक है। फिर इज इक्वल टू, फिर मैं लिखूंगा 2 पाई आर, लिखा 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर के साथ क्या है? 1 बाई वी मल्टीप्लाई में 1 बाई वी किसके बराबर है? वो है m डिवाइड बाई क्यू बी आर, ये और ये कैंसिल, ठीक है भाई। तो आपका जो t है वो किसके बराबर आ गया? वो आ गया 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया? ये एक्सप्रेशन जो है ये किसका आ गया? ये आ गया टाइम पीरियड का। आप इसको देख लीजिए बोर्ड पर पूरा, ठीक है। क्या मैंने लिखा? t, ये t इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये 2 पाई आर इंटू 1 बाई वी, इंटू 1 बाई वी, 1 बाई वी इज, शाबाश, m डिवाइड बाई क्यू बी आर, तो ये आ गया। अच्छा, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स मेड इन 1 सेकेंड। अगर ये पार्टिकल बहुत तेजी से घूम रहा है, बहुत सारे साइकिल्स बनाता है 1 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी होगी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। तो ये 1 अपॉन टी क्या बनेगा? यानी इसका रेसिप्रोकल बनेगा। तो वो किसके बराबर आएगा? शाबाश, इसका रेसिप्रोकल किसके बराबर आएगा? वो आएगा, शाबाश, क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम। देख रहे हैं आप? तो हमने 2-3 चीजें यहां से देख ली। एक तो हमने v देख लिया कि जब एक पार्टिकल, पहले हम कंक्लूड करेंगे इसको कि हमने सम अप करेंगे, हमने यहां से क्या सीख लिया। पहला पॉइंट हमने ये सीख लिया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल को डाल दे और वो पार्टिकल पर मूव करे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही ऐसा होगा
तो उस पार्टिकल पर जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, उस फोर्स की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। फिर से सुन लीजिए, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने पार्टिकल को डाल दिया मूव करने के लिए, मगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ऐसे है, तो पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत जरूरी है कि पार्टिकल को मूव करवाया जाए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब ऐसा हो गया तो फिर जो फोर्स इस पार्टिकल पर होगा क्यू वी बी साइन थीटा, वो फोर्स आएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हर पॉइंट पर वो फोर्स बनेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लिहाजा वो फोर्स इस पार्टिकल को लिहाजा वो फोर्स इस पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रहे हर पॉइंट पर, तो वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है और वही एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन दे सकता है। तो लिहाजा उस सर्कुलर मोशन में ही हमने ये एक पॉइंट हमने कंक्लूड किया। फिर हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, तो फिर उसमें हमने देखा एक्सप्रेशन निकाल के इसकी वेलोसिटी रहेगी क्यू बी आर डिवाइड बाई एम। फिर हमने कहा कि भाई इसको जितना टाइम लगेगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, वो टाइम कितना होगा, वो हमने एक्सप्रेशन निकाली 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। भाई ठीक है कि नहीं? फिर हमने कहा कि जब इसका ये टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और वो है क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कई चीजें इसमें कॉन्स्टेंट हैं। टाइम पीरियड यानी वो डिपेंड नहीं करता है सर्कुलर पाथ के रेडियस पर, मतलब छोटे रेडियस का सर्कुलर पाथ हो, इसको जो टाइम उसमें लगेगा, अगर इसने बड़ा सर्कल बनाया तो उसमें भी वही इसको टाइम लगेगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में कहीं पर भी आर नहीं है, कहीं पर भी आर नहीं है, यानी आर रेडियस ऑफ द पाथ पर टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं कर रहा। बड़ा रेडियस का सर्कल हो, छोटे रेडियस का सर्कल हो, इसको एक ही टाइम लगेगा। अब वो कैसे पॉसिबल है? अगर इसने छोटा सर्कल बना लिया, इसको तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, बड़ा सर्कल बनाया उसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो यानी सरकमफेरेंस उसकी ज्यादा होगी, तो उसी का मतलब होता है डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करनी है। तो फिर टाइम कैसे एक जैसा लगेगा? ये इसी लिए लगेगा क्योंकि छोटे सर्कल में यानी छोटे रेडियस वाले सर्कल में इसकी स्पीड कम होगी, बड़े रेडियस वाले सर्कल में इसकी स्पीड ज्यादा होगी। ये देखिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड q b एंड m कांस्टेंट है। यहां इसकी स्पीड डिपेंड करती है रेडियस पर। अगर इसने बड़ा रेडियस वाला सर्कल बना लिया, इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, और अगर इसने छोटे सर्कल रेडियस वाला सर्कल बना लिया, इसकी स्पीड कम रहेगी। मगर दोनों सर्कल्स में इसको टाइम सेम ही लगेगा। फ्रीक्वेंसी भी आपने देखा रेडियस पर डिपेंड नहीं करती है इस मामले में। तो ये हमारे पास साइक्लोट्रॉन से पहले ये जो चीज़ें हमें जाननी थी, देखनी थी, मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब हम इसके बाद इंशाल्लाह साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।